हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारी टैली 5 की क्लासेस के अंदर। आज हमारा इस सेशन का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम टैली प्राइम 5 सीख रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन को सीख रहे हैं। तो इससे पहले हमारे वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया है कि टैली के अंदर कंपनी को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है आपकी टैली लर्निंग में। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टैली ग्रुप। टैली ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि ग्रुप क्या होता है। बिना ग्रुप के हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप के लिए अगर हम बात करें तो ये देखिए किस तरीके से हमने बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं। तो टैली ग्रुप का अगर हम बात करें तो टैली ग्रुप का मतलब होता है एक ही नेचर के जो अकाउंट हैं उनका एक मेन हेड होना, एक ही ग्रुप के या एक ही नेचर के जो पर्सन हैं उनका एक जगह होना, और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही नेचर के अकाउंट का एक जगह होना। तो यहाँ पे टैली ने इसको समझते हुए कुछ ग्रुपों का क्लासिफिकेशंस कर दिया। वो क्या किया, ग्रुप और 13 सब प्राइमरी ग्रुप होते हैं। इन 15 प्राइमरी ग्रुप को अगर हम डिवाइड करें तो 4 जो ग्रुप होते हैं वो असेट्स से रिलेवेंट होते हैं। 4 जो ग्रुप हैं उसमें करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है 4 ग्रुप के अंदर। वहीं अगर हम 5 ग्रुप में लायबिलिटीज नेचर की बात करें तो इसके अंदर हमारी करंट लायबिलिटीज, जो हमारे लोन्स होते हैं, जो हमारी कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, ब्रांच डिविजन्स होते हैं और सस्पेंस अकाउंट होते हैं, इनको इस 5 ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया जाता है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो 3 जो ग्रुप है उसको एक्सपेंसेस नेचर में रखा है। वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट नेचर के हो सकते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के हो सकते हैं, और जैसे कि परचेज जो है वो भी हमारे इस एक्सपेंसेस में इंक्लूड होती है। वहीं 3 ग्रुप अगर हम इनकम की बात करें तो जैसे डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और सेल्स, उनको इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया है टैली के क्लासिफिकेशंस के अंदर। वहीं अगर हम 13 सब प्राइमरी ग्रुप की बात करें तो इसके अंदर जो 6 ग्रुप होते हैं वो करंट असेट्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जिसके अंदर बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांसेस, स्टॉक इन हैंड एंड सन्ड्री डेटर्स, इन सबको करंट असेट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। वहीं अगर हम करंट लायबिलिटीज की बात करें तो करंट लायबिलिटीज के अंदर यहाँ पे टोटल 3 ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर ड्यूटी एंड टैक्सेस, जिसमें सारे के सारे टैक्स, जो भी प्रोविजंस हैं और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उसको इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया गया है। वहीं 3 जो हैं अनसिक्योर्ड में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओसीसी और सिक्योर लोन और अनसिक्योर्ड लोन जो बात करते हैं वो सब इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और एक ग्रुप जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस को होल्ड करता है, जिसके अंदर जो भी रिटेन एंड अर्निंग है उसको इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो कुछ इस तरीके से टैली ने अपने ग्रुपों का प्रॉपर वे में क्लासिफिकेशंस किया है। तो उसी को अब हम 1 बाय 1 हमारे ग्रुप की डिटेलिंग इंफॉर्मेशन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ग्रुप के अंदर कौन कौन से लेजर को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रख लिए, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो इसके लिए प्रॉपर नोट्स बना लें जिससे कि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात आप करते हैं हम कैपिटल की। तो इस ग्रुप के अंदर जो कैपिटल इंट्रो की जाती है, मतलब कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप पार्टनरशिप में कोई वर्क कर रहे हैं और अगर आपने साझा में कोई भी कैपिटल अकाउंट खोला है, चाहे आप उसको अपने सेविंग में रखें या उसको आपने करंट अकाउंट में इंक्लूड किया है, तो जब भी चाहे सोल प्रोप्राइटर हो तो जो लेजर सोल प्रोप्राइटर का नेम होगा वो कौन से अकाउंट में जाएगा, वो कौन से ग्रुप में जाएगा, वो कैपिटल ग्रुप के अंदर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रवीज कैपिटल्स, मोहन्स कैपिटल्स, आयुष कैपिटल्स, इन सबको, या फिर अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसे शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जितने भी आपके जो अकाउंट है वो कौन से ग्रुप में जाएंगे, कैपिटल ग्रुप के अंदर। ठीक है। वहीं अगर हम सन्ड्री डेटर्स की बात करें तो वो पर्सन जिसको आपने उधार के अंदर माल को बेचा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रवि कुमार को माल बेचा उधार में,
तो जब रवि कुमार को आपने माल बेचा है तो रवि कुमार जो है उसकी जो लेजर है वो जाएगी आपके सन्ड्री डेटर्स की ग्रुप के अंदर। वहीं अगर हम सन्ड्री क्रेडिटर की बात करें तो आपको नाम से पता लग रहा होगा, इसके अंदर जब आपने उधार में कोई माल खरीदा है किसी भी पर्सन से तो उनसे रिलेवेंट जितनी भी लेजर होगी वो सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगी। वहीं बात करते हैं फिक्स असेट्स की, तो आपकी जो स्थायी संपत्तियां होती है, जैसे कि मान लेते हैं आपने बिल्डिंग परचेस करी, प्लांट परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया, तो ये जितनी भी आपके फिक्स असेट्स के नेचर का लेजर होता है वो सब फिक्स असेट्स के ग्रुप के अंदर जाता है। तो यहां तक हमने इन 4 ग्रुप की बात करी, तो आप इसके नोट्स प्रॉपर वे में बनाइए, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा आप लिखते हुए चलिए कि अगर कोई ऑनर अपनी कैपिटल लगाता है तो उसका अकाउंट इस कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर आपने जिस भी पर्सन को उधार में आपका गुड्स सेल किया है तो उसकी लेजर इसमें जाएगी। अगर आपने उधार में परचेस किया है तो उसकी लेजर इसमें जाएगी। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अगर इस तरीके की कोई भी फिक्स असेट्स आपने खरीदी है अपने बिजनेस के अंदर तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाती है। उसके बाद बात करते हैं बैंक अकाउंट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि अगर आपके बिजनेस का जो भी बैंक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस की एक्टिविटी करने के लिए आपने HDFC अकाउंट, PNB अकाउंट, इस तरीके के अकाउंट आपने ओपन किए हैं तो आप वो सारे के सारे अकाउंट आप किसमें कौन से ग्रुप में डालेंगे? बैंक अकाउंट के अंदर। वहीं बात करते हैं बैंक OCC एंड बैंक OD। तो कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट तो जो लेजर्स होते हैं वो सब इस वाले हेड के अंदर, इस वाले ग्रुप के अंदर डाला जाते हैं, मेंशन किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब भी ये डिफरेंट तरीके के एक लोन होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आपने पैसा लिया और उस पैसे के लिए कोई ना कोई आपका गुड्स को आपने क्रेडिट बेसिस पे रख दिया बैंक के पास। एक समय के लिए आपने क्या किया कि एक लोन आपको लेना है, एक लिमिट समय के लिए आपको एक पैसा चाहिए और आप उसके लिए आपने कुछ भी बैंक के पास रख दिया या क्रेडिट लिमिट बैंक ने आपको दे दी। तो इस तरीके की अगर कोई लिमिट बैंक आपको दे रहा है या ओवरड्राफ्ट की लिमिट दे रहा है तो वो सारी की सारी जो अकाउंट है, जो लेजर है, वो कौन से अकाउंट में रुकेगा? वो बैंक OCC और बैंक OD के ग्रुप में जाएगा। वहीं बात करते हैं ब्रांच डिवीजन की। इसके लिए हम है ब्रांच डिवीजन की। तो ब्रांच डिवीजन जो है, अगर आपके संस्था के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट ब्रांच हैं और डिफरेंट डिवीजन्स हैं, मान लेते हैं एक ब्रांच जयपुर में है, एक ब्रांच अजमेर में है, या फिर आपके बिजनेस के डिवीजन्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग। अगर इस तरीके से आप अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं तो आप ब्रांच एंड डिवीजन सेक्शंस का ग्रुप को यूज कर सकते हैं। जैसे नाम से पता लग रहा है कैश इन हैंड, तो जितने भी आपका कैश है या कैश अकाउंट के जैसे जो इक्विवेलेंट अकाउंट है जिसको आप कैश की तरह मेंटेन करते हैं उसको आप कैश इन हैंड में रखेंगे। बाय डिफॉल्ट कैश इन हैंड में जो कैश लेजर होती है वो टैली में बाय डिफॉल्ट बनी हुई होती है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, एक जो कैश लेजर है वो बाय डिफॉल्ट बनी हुई होती है और एक प्रॉफिट एंड लॉस P&L, ये जो 2 लेजर आपको दिख रही है ये दोनों लेजर्स बनी हुई होती है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद बात करते हैं करंट असेट्स की। तो करंट असेट्स के अंदर जितनी भी आपकी करंट असेट्स टाइप नेचर होता है जिनका कि 1 साल के अंदर कैश में लिक्विडेट हो जाता है, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो जितने भी लेजर्स है वो इस करंट असेट्स के ग्रुप में अंदर इंक्लूड होता है। वहीं बात करते हैं करंट लायबिलिटीज, जिसे 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करना रहता है, जिसका टर्म 12 महीने का रहता है। उसके अंदर जो भी लेजर्स आती है वो सब करंट लायबिलिटीज के अंदर जाती है, जैसे कि बिल्स पेबल्स, अनएक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब जो है वो आपकी जो जाती है उसका ग्रुप रहता है करंट लायबिलिटीज का। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के मायने ये होते हैं कि जो भी खर्चे आपने डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के ऊपर किए हैं, मतलब कि जैसे कि कोई आप मान लेते हैं प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं और आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया, उसको स्टोर किया, वो जितने भी आपके खर्चे, या फिर आप ट्रेडिंग का वर्क कर रहे हैं, ट्रेडिंग में आप गोडाउन या फैक्ट्री का किराया, वेजेस या लेबर या कोल एंड फ्यूल, इन सब के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब आप किस ग्रुप में मेंशन करेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप के अंदर। वहीं अगर हम बात करें डायरेक्ट इनकम की,
तो डायरेक्ट इनकम जो डायरेक्टली आप कमाते हैं उसको हम डायरेक्ट इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट इनकम अगर आप देखें तो आपकी जो सेल्स होती है वो एक तरीके से डायरेक्ट इनकम ही है, क्योंकि अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे जो आपको इनकम मिल रही है वो डायरेक्ट इनकम का पार्ट होता है। लेकिन टैली में सेल्स अगर आप करते हैं तो सेल्स जो अकाउंट है उसके लिए सेपरेट सेल्स अकाउंट, सेल्स ग्रुप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगर आपकी कोई भी एडवर्टीजमेंट से इनकम हुई है या आप कोई जॉब वर्क करते हैं, उस जॉब वर्क से आपको कोई पैसा मिल रहा है, तो वो आप डायरेक्ट इनकम के अंदर मेंशन कर सकते हैं। फिक्स असेट्स की हमने बता दिया आपको, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिक्स असेट्स की, तो हमने बात कर चुके हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस की हम बात करते हैं, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में जितने भी आपके टैक्स हैं, जैसे कि जीएसटी, टीडीएस, वैट एप्लीकेबल होता है, तो जितने भी टैक्स हैं वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के ग्रुप के अंदर जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ये होता है कि ऐसे खर्चे जो कि डायरेक्टली आपके मटेरियल के ऊपर नहीं होते, लेकिन फिर भी डे टू डे ऑपरेटिंग चलाने के लिए आपके खर्चे होते हैं। जैसे आपको सैलरी देनी पड़ती है, टेलीफोन एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, ऑफिस या रेंट का किराया आपको देना है, तो ये जितने भी लेजर्स हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। वहीं इनडायरेक्ट इनकम का मतलब है, क्योंकि डायरेक्ट इनकम सीधी डायरेक्टली आपने कमाई है, आपका मोटिव कमाना डायरेक्ट इनकम से, वहीं इनडायरेक्ट इनकम का मतलब है इनकम है तो सही लेकिन वो इनडायरेक्टली है, जैसे रेंट मिल जाना, इंटरेस्ट मिल जाना, डिविडेंड मिल जाना, ये सब जो है वो आपके इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट माना जाता है। वहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस लेजर के अंदर अगर आपने कहीं भी शेयर, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिससे कि इन भी फ्यूचर आपको बेनिफिट होने वाला है, एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड करना होगा। वहीं लोन एंड एडवांसेस के आगे हमने मेंशन किया है असेट्स। तो अगर आपके द्वारा आपने किसी को भी सिक्योर लोन या अनसिक्योर लोन दिया है, कुछ गिरवी रख के आपने किसी को पैसा दे दिया है, तो ऐसे जितने भी लोन हैं वो इस ग्रुप के अंदर आएंगे। वहीं अगर आपने किसी से लोन लिया है तो वो इसके अंदर कैटेगरी में आएगा कि आपके लिए वो एक लायबिलिटीज की तरह ट्रीटमेंट करेगी। वहीं हम बात करते हैं प्रोविजंस। आपने अगर किसी भी तरह के स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो जितने भी प्रोविजंस हैं वो इस ग्रुप के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद परचेज एंड सेल्स बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ग्रुप है। जितना भी परचेज अकाउंट है और परचेज रिटर्न अकाउंट है, यहाँ पे बात याद रखिएगा, परचेज अकाउंट एंड परचेज रिटर्न परचेज लेजर में जाता है, वहीं सेल्स एंड सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स लेजर में जाता है। ठीक है, इनके लिए अलग से ग्रुप बनाए हुए हैं, परचेज एंड सेल। अगर आपके जनरल रिजर्व, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स आप क्रिएट करते हैं, तो वो सारे रिजर्व्स या अपने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं, तो वो सारे के सारे प्रॉफिट्स एंड ट्रांसफर रिजर्व एंड सरप्लस में जाते हैं। अगर आप लोन लेते हैं और लोन लेने के लिए आप कोई सिक्योरिटी रखते हैं, तो अगर आपने सिक्योर कर रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड लोन ले रखा है या किसी चीज़ को आपने गिरवी रख के लोन उठा रखी है फर्म ने, तो वो सिक्योर लोन में जाएगा। और वहीं अगर कोई लोन आपके अनसिक्योर कैटेगरी के हैं तो वो अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में जाते हैं। अब आता है सस्पेंस अकाउंट, ये ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा अकाउंट है जिसके कोई डिफरेंस जनरेट हो गया, हमारे बैलेंस जितने भी अकाउंट है उसके अंदर हमारा बैलेंस मैच नहीं हो रहा है और अभी इमीडिएटली हमको फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करना है, तो उसके लिए आप सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और लास्ट में आता है आपका मिसलेनियस जो असेट अकाउंट है उसके बारे में। तो जैसे बिजनेस के अंदर बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखे जाएंगे। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, जब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है उससे पहले के जितने भी खर्चे हैं, अगर आप उनको मेंशन करना चाहते हो तो आप इसके लिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोटे तौर पर जितने भी ग्रुप्स हैं उनके बारे में एक कंसोलिडेट इन्फॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पे शेयर करी, और उसके बाद आप इस वीडियो में जो हमने बोला है उसको राइट डाउन करेंगे तो प्रॉपर वे में सारे ग्रुप का आपको पता लग जाएगा। तो टैली में आगे बढ़ने से पहले ये ग्रुप्स के बारे में होना पता होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बोले लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदी है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि लैंड एंड बिल्डिंग का जो ग्रुप है वो फिक्स असेट्स का ग्रुप होगा। ठीक है जी। उसी तरीके से अगर हम आपको यहाँ पे बोले कि आपके पास आपने रेंट पेड किया है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेंट पेड की लेजर चली जाएगी। ठीक है।
उसी तरीके से अगर आपने लोन ले लिया है बैंक से तो वो आपको लायबिलिटीज़ के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर वे में इस ग्रुप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इतने से वीडियो में अगर आपका ग्रुप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इस सीरीज में आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ जो कि टैली अध्ययन करना चाहते हैं।